छात्रों के लिए हमारे देश में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए वन नेशन वन टेस्ट का प्रिंसिपल अपनाया। तो सबसे बड़ी बात है आईआईटी की ऑटोनॉमी अब खतरे में। 10वीं में आते हैं और सीधा ये जो कोचिंग सेंटर है वहां दाखिला लेकर आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं। अब इससे कोचिंग कम होगी या बढ़ेगी, ये आप ही सोचिए। कोचिंग का बोलबाला बढ़ जाएगा, क्योंकि कोचिंग में क्या शॉर्टकट सिखाएंगे आपको, हर चीज़ें सिखाएंगे किस तरह से आप पेपर को जल्दी कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगी और सोसाइटी कैसे लेगी, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। काफी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर हमने स्कूल सिस्टम को बेहतर करना है तो क्लास 12 के बोर्ड को हमें महत्व देना जरूरी होगा। और जो जहां तक बात रही स्कूल की, अब कोचिंग वाले स्कूल का पाठ्यक्रम भी पढ़ा देंगे। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने निश्चित किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के एंट्रेंस के लिए एक ही परीक्षा होगी। 12वीं के नंबर भी दाखिले के लिए अब मायने रखेंगे, यानी अब वो पुराना हिसाब किताब नहीं चलेगा कि स्कूल की परीक्षा तो मैनेज हो ही जाएगी। असल मामला तो इंजीनियरिंग का है, लेकिन जो फॉर्मूला एंट्रेंस टेस्ट के लिए मंत्रालय ने निकाला है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन क्या ये फैसला बच्चों पर बोझ बढ़ा देगा, कोचिंग को बढ़ावा देगा? क्या रूरल बैकग्राउंड के बच्चों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी? या सरकार जो कर रही है वो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी के लिए जरूरी है? लेकिन अगर ऐसा है तो अच्छे स्कूलों की संख्या क्या बहुत कम नहीं है? राय बटी हुई है, लेकिन मामला लाखों छात्रों का है और इसीलिए इस पर विचार जरूरी है। तो प्राइम टाइम में आज सवाल है, क्या सरकार का फैसला छात्रों की मुश्किलें और बढ़ाएगा? और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस मामले में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर संजीव सांगी हैं, प्रेसिडेंट है आईआईटी फैकल्टी फोरम के दिल्ली के, और अशोक गांगुली हैं, पूर्व चेयरमैन सीबीएसई। डॉक्टर रुचि सेठ हैं, प्रिंसिपल डीपीएस सुशांत लोक। आनंद कुमार है, संस्थापक हैं सुपर 30 का, नाम जरूर सुना होगा आपने। जेसी चौधरी हैं, एमडी आकाश इंस्टीट्यूट के। जुबिन मल्होत्रा करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं, और आईआईटी के 2 छात्र भी हमारे साथ मौजूद होंगे। किशोर नायर और मुकुंद माधव, दोनों मुंबई आईआईटी के छात्र हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किया क्या गया है, बदलाव क्या किए गए हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो आज निर्णय हुआ है ये विदाउट डिसेंट हुआ है। देश में तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देने की ये कपिल सिब्बल की कोशिश है, लेकिन उनकी इस कोशिश पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हम ये सवाल जाने इससे पहले ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार के फंड से चलने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन अगले साल से होगा कैसे। नए फॉर्मूले के तहत इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में 12वीं के अंक भी खासी अहमियत रखेंगे। छात्रों को प्रवेश परीक्षा के दौरान एक ही दिन में 2 इम्तिहान देने होंगे, मेन और एडवांस। आईआईटी में प्रवेश के लिए जो प्राथमिक लिस्ट बनेगी उसमें 12वीं और मेन के अंकों का 50-50% वजन होगा। इसमें पहले 50,000 स्थान पर आने वाले छात्रों के ही एडवांस टेस्ट के पेपर को आंका जाएगा। अंत में आईआईटी के कॉलेजों में प्रवेश इसी एडवांस टेस्ट के आधार पर मिलेगा। जहां तक एनआईटी, आईआईआईटी और केंद्र से फंड पाने वाले दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों का सवाल है, उसमें प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों को 40%, मेन और एडवांस टेस्ट के अंकों को 30-30% वजन दिया जाएगा। बाकी इंजीनियरिंग संस्थानों के मुकाबले आईआईटी ने अपनी प्रवेश परीक्षा इसलिए भी अलग रखी कि वो अपनी ऊंची और अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। दूसरे, वो कई बातों पर कपिल सिब्बल से सहमत नहीं। 7 में से 5 आईआईटी नई परीक्षा 2014 से लागू कराना चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तो सबसे बड़ा निर्णय है ये आईआईटी की ऑटोनॉमी पे। मेरे ख्याल से आज एक बहुत बड़ा प्रश्न इन निर्णयों ने लगा दिया है। कपिल सिब्बल का दावा है कि नए फॉर्मूले से बच्चे स्कूलों में पढ़ाई पर ध्यान देंगे और कोचिंग का कारोबार भी रुकेगा। लेकिन कोचिंग संस्थान इसमें भी अपने लिए मौका देख रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे सिंगल एंट्रेंस हो जाएगा तो वो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक ऑल इंडिया कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए उनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट की तरफ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ। कोचिंग वाले स्कूल का पाठ्यक्रम भी पढ़ा देंगे। कोचिंग वालों की तो जरूरत से ज्यादा चांदी है उनके। मेरे को तो लग रहा है ये सारे चेंजेस उनके लिए ही बनाए गए हैं। कुछ अन्य जानकार मानते हैं कि स्कूल के अंकों को शामिल करने का असर गरीब और पिछड़े इलाकों के बच्चों पर पड़ेगा।
ऐसे स्थिति में ग्रामीण इलाके के बच्चे, गरीब बच्चे पिछड़ जाएंगे, उन्हें पता नहीं चल पाएगा सैट का क्या है, सैट से मिलता जुलता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, सैट के लिए कहां से मटेरियल लाए, क्या लाए। उधर छात्रों को नए सिस्टम से कुछ और ही शिकायत है। एक एग्जाम के बेसिस पे जेई रैंक डिसाइड करना ये नहीं है। ये पैटर्न से मुझे नहीं लगता कोचिंग पे कुछ फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा ही, कुछ कम तो नहीं होगा। नहीं, इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, नुकसान ही है इससे। ये वो जगह है जहां पहुंचना हर किसी की ख्वाहिश होती है और सारी कवायद इसीलिए की जा रही है, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है उससे आईआईटी खुश नजर नहीं आ रहा। पहली बात यह कि आईआईटी की संप्रभुता छिन जाएगी और दूसरी, कोचिंग पे लगाम लगाने की जो उम्मीद जताई जा रही थी उस पे भी बहुत ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया। तो छात्रों की बात सुनी आपने, बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पहला सवाल प्रोफेसर सांघी आपसे, पहली बार शायद 2010 में आईआईटी काउंसिल की मीटिंग में ये प्रपोज हुआ था, वन टेस्ट वन नेशन करके, जरूरत क्या महसूस हुई इसकी? देखिए, इसमें जो कारण बताए गए वो 3 कारण बताए गए। पहला ये बताया गया कि सारा स्कूल सिस्टम आईआईटी ने तहस नहस कर दिया है कि सब बच्चे 10th के बाद सीधे कोचिंग में चले जाते हैं, वो स्कूल में नहीं आते और ऐसे ही किसी स्कूल में दाखिला ले लेते हैं और वो सिर्फ 2 साल कोचिंग करते हैं। दूसरा कारण ये बताया गया कि क्योंकि इतनी सारी परीक्षा हैं तो बच्चों पे काफी स्ट्रेस पड़ता है। और तीसरा कारण ये बताया गया कि ये स्ट्रेस था, और तीसरी बात ये थी कि इससे जो पूरा माहौल जो बिगड़ गया है इसका, पूरे नेशन में माहौल आईआईटी ने बिगाड़ दिया है। तो ये ऐसा हमें कहा गया। पर अब अगर आप ये सारे मेजर्स देखें, और कोचिंग क्लासेस का एक बात कही गई थी कि कोचिंग क्लासेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। तो अब अगर हम देखते हैं तो जो रिजल्ट फाइनल हुआ है उससे इनमें क्या कमी आएगी? क्या स्ट्रेस कम होगा? क्या कोचिंग क्लासेस को कमी होगी? नहीं लगता। थोड़ा सा मुझे लगता है 12th की बोर्ड की महत्ता बढ़ेगी, पर 12th बोर्ड की महत्ता बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे। वो बच्चे कहीं से भी जाके 12th का अच्छा एग्जाम दे देंगे। हो सकता है कोई कोचिंग स्कूल ये देख ले कि किस स्टेट का बोर्ड बड़े आराम से नंबर देता है, वो अपने सारे बच्चों को वहीं से बोर्ड बिठाना शुरू कर देगा। आप डॉक्टर रुचि सेठ, आप देखती हैं 12th में किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, 10th में भी वही हाल होता है, स्ट्रेस कम करने की बात कही जा रही है। ऐसा लगता है आपको कि क्लासेस कट करते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम्स के लिए? बिल्कुल, हमें लगता है कि बच्चे एक्चुअली उनका फोकस बिगड़ जाता है। सीबीएसई के फोकस से हटके वो अब इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं। और ये जो ट्रैक है, 2 अलग अलग ट्रैक होते हैं, ये जुड़ते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। तो एक्चुअली बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में, और हमें ये हमेशा चिंता रहती है कि ये क्लासेस क्यों मिस कर रहे हैं। हालांकि सीबीएसई ने कहा है 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, उतना तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो एक आधे माँ बाप वो भी होते हैं जो कहते हैं कि किसी वजह से एक्सक्यूज ले लेते हैं 60% तक अटेंडेंस के लिए, और वो बाकी 40% वो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं आईआईटीज के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए या मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो हमारी चिंता ये होती है कि वो क्लास क्यों मिस कर रहे हैं, सीबीएसई का एग्जाम कैसे अच्छे नंबरों से पास करेंगे, जितनी उनकी काबिलियत है उस हिसाब से वो क्या कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक लीनियंट टाइप का एटीट्यूड नहीं होता कि अच्छा हाँ वो बड़ी परीक्षा है तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं बच्चों पर? करते हैं, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि फ्यूचर में बच्चा इवेंचुअली कहाँ जाएगा वो बहुत जरूरी है। उस नजर को रखते हुए, उस बात को नजर में रखते हुए थोड़ा सा लीनियंट हम हो जाते हैं। लेकिन एक कदम, पहला कदम अगर ठीक नहीं चले तो आगे के कदम में फिर वो डगमगाएंगे, ये भी हमारी चिंता होती है। और दूसरा जो वन नेशन वन टेस्ट की बात कही गई है, मुझे पहले जब मैंने ये प्रपोजल पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। अब सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो भी मतलब जाने माने गए हैं या AICTE अप्रूव्ड हैं, उनके लिए एक ही टेस्ट होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि IIT और AIEEE को कंबाइन कर लिया गया है। तो लुक एट द, मतलब बच्चे के नज़र से आप देखिए, एक छात्र जो है जब तैयारी करता है तो वो IIT के लिए, AIEEE के लिए, फिर वो BITS के लिए, फिर VIT के लिए, फिर कॉमेट के लिए कितनी बारी तैयारी करेगा। और अब क्या हो गया, 6 घंटे का टेस्ट हो गया है। तो
क्या हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, ये सवाल आता है मन में। बिल्कुल। जेसी चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, जब कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं तो क्या उन्हें कहा जाता है कि स्कूल आप रहने दीजिए, वो तो मैनेज हो जाएगा, अगर आप ये पढ़ाई करें तो स्कूल तो बस केक वॉक है? ऐसा नहीं है। जब से भी मैंने कॉलेज खोला है, हमारा शुरू से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहा है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं, तो मैं समझता हूं जब तक बच्चे को एनसीईआरटी का बेसिक्स नहीं पता, आईआईटी मेडिकल कैसे करेगा। तो हमारा बोर्ड का प्रोग्राम इंटीग्रेटेड शुरू से रहा है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, बोर्ड की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है, कंपटीशन की भी हो जाती है। तो हमें तो इस सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम तो पहले ही ये चीज़ कर रहे थे। सिर्फ फर्क इतना है क्योंकि जो सिंगल एंट्रेंस हुआ है, ये अच्छी बात है कि एक ही बार बच्चा फॉर्म भरेगा, ऑल ओवर इंडिया सब टेस्टों के लिए एक ही मेरिट बन जाएगी। दिस इज वेरी गुड थिंग। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों को, मेरा अपना ये मानना है कि एक सिंगल टेस्ट ऐसा हो, पहली चीज़ तो अगर इसको सारा सिस्टम को ठीक करना है तो नॉन अटेंडिंग सिस्टम, इसको ख़त्म करना चाहिए। नॉन अटेंडिंग किसी भी तरह से अलाउड नहीं होना चाहिए। नॉन अटेंडिंग मतलब क्या? जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते, हाजिरी लगती है, कोचिंग में चले जाते हैं, अगर ये सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट हर बच्चे को स्कूल में रहना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर केवल आईआईटी मेडिकल से नहीं होता, फ्यूचर में और भी बहुत कुछ करने को है। तो जो स्कूल में बच्चों की पर्सनैलिटी का निखार आता है, हम लोग खेलते थे, गेम्स में, ड्रामेटिक्स में भाग लेते थे, वो बच्चा केवल किताबी कीड़ा रह जाता है। ऐसे बच्चे कोई नेशन को बिल्ड नहीं करेंगे। तो एक पर्सनैलिटी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसके लिए स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चे स्कूल में ज़रूर जाएं, और उसमें अपना स्कोर उनको रहता था 70-80% आ गए, कोई बात नहीं, हम अपना एंट्रेंस की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। अब जो परसेंटेज 50% की गई है, क्योंकि जो मार्किंग सिस्टम है हर एक बोर्ड का, जब प्रैक्टिकल के जो 90 मार्क्स होते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंस भी होता है और कई जगह पे पेपर आसानी से भी बच्चे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, इंटेलिजेंट होगा, या बेचारा गांव में बैठा है, उसके पास ना तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप की कोचिंग का प्रोविजन होगा, ही विल बी एट द मैक्सिमम लॉस। और जो बच्चे कोचिंग, पहले क्या था कि एक ही टेस्ट देना है, अब बच्चे को बोर्ड का प्रेशर पड़ गया, फिर इसका जो है मेंस का पेपर करेगा, एडवांस करेगा, मतलब अब वो कंफ्यूज ज़्यादा है, मैं किधर टाइम दूं ज़्यादा, किधर कम दूं। बोर्ड में 50% वेटेज है, इसलिए बोर्ड के मास्टर की ट्यूशन लगाएगा, कंपटीशन में आएगा तो वहाँ भी फीस देगा। पेरेंट्स के ऊपर बर्डन इससे बढ़ेगा और बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा होगा बजाय हेल्प होने के। मेरा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है इस पर्पस का, वो ये है कि किसी भी तरीके से बच्चा स्कूल में बैठे, स्कूल से ना जाए, नॉन अटेंडिंग ना हो। जुबिन, आपके पास कई लोग आते होंगे, लेकिन शायद माँ बाप का भी फोकस यही रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। स्कूल तो ठीक है, स्कूल खत्म हो गया, 12वीं हो गया, 10th हो गया, बहुत कुछ है, काफी है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा, शायद माँ बाप भी सबसे ज्यादा फोकस्ड उसी पे रहते होंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, अगर मकसद ये टेस्ट का इंट्रोडक्शन का है कि आप कोचिंग खत्म करेंगे, वो तो नहीं होगा। आज आप कंपेटिटिव एग्जाम जहां नहीं होता और जहां दाखिला होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहां भी पिछले साल एक कॉलेज था जहां 100% कट ऑफ था, इस साल शायद रिजल्ट देख के 3 कॉलेजेस में होगा। तो जहां शॉर्ट सप्लाई है ऑफ गुड सीट्स इन इंस्टीट्यूशंस, वहां कंपटीशन है। कंपटीशन में हर कोई अच्छा करना चाहता है और उसके लिए वो कोचिंग करेगा, चाहे आप एक फॉर्मेट का टेस्ट लें या एक दूसरे फॉर्मेट का टेस्ट लें। दूसरा, आप क्या, आज जब एक बच्चा क्लास 10 कंप्लीट करता है, वो एक अपना एकेडमिक लेवल देख के भी एक डिसाइड करता है कि क्या मैं AIEEE लेवल के लिए सूटेड हूं और उसके लिए कोचिंग करूं, या मैं IIT JEE का कोचिंग करूं, जो एक और भी एक डिफिकल्ट लेवल का कोचिंग है। जहां थोड़ा मैल प्रैक्टिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रहता है कि वो सबको दिलासा देते हैं कि हाँ हाँ हम कराएंगे, करेक्ट, ये थोड़ा एक मैल प्रैक्टिस उस इंडस्ट्री का है। पर आप उसको लेते हुए आप ये नहीं कर सकते कि आप अब हर एक स्टूडेंट को एक ही लेवल का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे वो शहर से है या छोटी जगह से है, वो कैसे प्रिपेयर करेगा। दूसरा, हम स्टूडेंट्स पे प्रेशर कम करने की बात कर रहे हैं। आज वो स्टूडेंट ऑलरेडी एक बहुत टफ एग्जाम है, वो टैकल कर रहा है, स्कूल का भी 60-70% अटेंडेंस और उसका रिक्वायरमेंट बोर्ड देना और ये एंट्रेंसेस देना। आज आप कह रहे हैं अब दोनों में है। तीसरा, आप कह रहे हैं आपके पास साल में एक चांस है, एक अटेम्प्ट है, लॉटरी लग गई तो लग गई, वरना आपका एक पूरा साल और
बेकार। या तो आप ये टेस्ट को ऐसा कीजिए कि आप साल में 5 बार ये कंडक्ट करें, तो फिर इट मेक सेंस कि आप ये कॉमन एंट्रेंस कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट ठीक नहीं गया, आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं, तीसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। स्ट्रेस इससे रिड्यूस होगा, स्ट्रेस इससे रिड्यूस होगा जहां आप स्कूल्स के सिस्टम और बोर्ड सिस्टम्स को इंप्रूव करें। आईआईटीज आज 15 हैं, 30 बनाएं, वो कंडीशंस आप क्रिएट कीजिए एजुकेशन में, तो स्ट्रेस लेवल कम होगा। एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट से रिप्लेस होने से कंफ्यूजन है। आनंद कुमार के पास चलते हैं पटना में। आनंद कुमार, जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर जेसी चौधरी कह रहे हैं कि स्कूल भी जरूरी है, लेकिन एक तरह से बात जब निकल कर आती है तो यही होता है कि एंड रिजल्ट क्या होता है, कौन डॉक्टर बन रहा है, कौन इंजीनियर बन रहा है। लेकिन पटना ऐसी जगह में जहां आप सुपर 30 चला रहे हैं, जहां हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनके पास हर तरह की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में जो ये कदम उठाया गया है, कितना कारगर साबित होगा? बहुत अच्छी बहस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जितनी भी बात हो रही है सब सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गांव की पे पढ़ने वाली बच्चों की स्थिति तो एकदम डिफरेंट है, वो लोग एकदम अलग है। उनके लिए स्कूल तो कुछ है ही नहीं। आप प्रेशर बना रहे, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स उठाओ। किस स्कूल में जाए जहाँ शिक्षक नहीं होते हैं, उस स्कूल में जाए जहाँ खिड़की दरवाजे तक नहीं होते हैं, उस स्कूल की आप बात कर रहे हैं। बच्चे क्या करें? बच्चे तो अपने से सेल्फ स्टडी करके, अपने से पढ़ के और कुछ अच्छा करने की मशक्कत करते हैं और आईआईटी करते हैं, और 3 तरह का उन पर आपने दबाव डाला है। पहला तो +2 में अच्छा करना, बेचारे ऐसे ही डरे हुए रहते हैं बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड वाले कि मुझे मार्क्स नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक और एडवांस टेस्ट दीजिए, एक और मेंस टेस्ट दीजिए, शायद ही कोई अब गरीब बच्चा इस तरह के प्रतियोगिता में सरवाइव कर पाएगा। जी, अशोक गांगुली, आपसे जानना चाहेंगे, सीबीएसई बोर्ड के आप चेयरमैन रहे हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, मार्किंग का पैटर्न भी हर बोर्ड का अलग अलग होता है। ऐसे में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी एक्सपेक्ट करना कितना सही है ये? देखिए, ये बात सही है कि जो मार्किंग में जो है हमारी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और सम ऑफ द स्टेट बोर्ड्स में तो आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स भी आ रहा है। पर इसको जैसे आप दूसरे अंदाज में आप देखें कि हम सेकेंडरी इश्यूज को रेस करके हम इसकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें हम विषयांतर न करें। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि 1 सिंगल एंट्री टेस्ट की बात हम 2005-2006 से हम करते आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बच्चों को हम सिंगल एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर उनकी हम स्टेट मार्क्स या नेशनल रैंकिंग देकर उनको हम प्रवेश दिलाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है, ये भी हम 2004 और 2005 से वार्ता करते आ रहे हैं कि क्लास 12 के परफॉर्मेंस को भी इसमें ऐड किया जाए, वेटेज दिया जाए। देखिए, अब तक जो भी बच्चे आईआईटी में आ रहे थे, मैंने देखा है कि इट इज ए बेस्ट कोच्ड जो आ रहे थे, एंड नॉट द जो अच्छे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रखते हैं वो नहीं आ पा रहे थे। ये तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किंतु जरा सा इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, जो एरियाज ऑफ कंसर्न है। पहला एरियाज ऑफ कंसर्न है कि हमने इसमें 50% वेटेज जो दिया है वो हमने क्लास 12 के परफॉर्मेंस को दिया है, और फिर 50% हमने जो है वो जेईई मेंस के लिए दिया है। ये हमारा वेटेज जो क्लास 12 के लिए है हमें कुछ ज्यादा लग रहा है। मैं तो चाहूंगा कि फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट द वेटेज शुड बी फॉर क्लास 12 के लिए ये 40% हो और 60% उसका जेईई मेंस में हो। और जो एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईआईटीज के लिए हम एडमिशन करेंगे, उसमें वेटेज जो है क्लास 12 का 40% ना देकर इसको 30% में लाया जाए। और आई विल बिलीव द 30 + 40 + 30 शुड बी द करेक्ट क्राइटेरिया, कि इस आधार पर उनका जो है एडमिशन जो है वो आपके उसमें ट्रिपल आईआईटी में या एनआईटीज में हो। पर नाउ 2-3 पॉइंट जो इसमें रह गए हैं कि हम जो एडअप करेंगे क्लास 12 के मार्क्स को वो किस सब्जेक्ट्स में करेंगे। क्या हम केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कंसंट्रेट करेंगे या हम सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इसमें जोड़ेंगे। मेरे विचार से कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मार्क को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर जो 42 बोर्ड्स आज हमारे यहाँ देश में हैं, इसमें प्रयास ये किया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम हो। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें अभी यूनिफॉर्मिटी रीच नहीं हो पाई है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जो है इसमें हमें जोड़ना आवश्यकता है। एक और जो एरियाज ऑफ कंसर्न आ रहा है जिसमें मैं भी बड़ा चिंतित हूं कि ये जो जेईई आपका जो एडमिशंस के लिए वो उन्होंने जो आप एडवांस एग्जाम है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उस एडवांस एग्जाम्स में रैंकिंग के आधार पर जेईई में जो है एडमिशन दिया जाएगा। इससे मैं पूरी तरह से जो है संतुष्ट नहीं हूं।
जिस उद्देश्य से किया गया था कि क्लास 12 के मार्क्स को भी, ताकि एक सही एटीट्यूड और एप्टीट्यूड रखने वाले बच्चे या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इसमें आ सके, उसको यदि हम ऐड नहीं कराते हैं जेई आपके एडवांस के इंटरेस्ट के लिए, जेई के लिए हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमें सोच में बदलनी पड़ेगी। हम चाहेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग के करने के बाद जो हम मार्क्स इसमें जोड़ रहे हैं, चाहे 40 + 50 क्लास 12 का वेटेज प्लस 50% जो हम ऐड कर रहे हैं जेई मेंस का, उसमें हम जो है जेई एडवांस का भी स्कोर को ऐड करते हुए तब हम उसमें जो है हम इसमें रैंकिंग निकालें। लास्ट में मैं इसमें कहना चाहूंगा 2 चीजें। एक तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो लाया जा रहा है कि हम क्लास 12 के मार्क्स, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन ऑफ मार्क्स, ये बात सही है कि कुछ बोर्ड्स में जो है स्टेट लेवल पर मार्क्स कम दिए जाते हैं और कुछ बोर्ड्स में जो है ये बहुत ज्यादा मार्क्स को इन्फ्लेट किया जाता है। तो हमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर्स को लाना है, पर हमें देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर ला रहा है वो हम इसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, इसमें हमें एक टेस्ट रन करने की आवश्यकता है। एक और डिफिकल्टी जो इसमें आई है कि 2012 के बच्चों को हम एक एडेड एडवांटेज दे रहे हैं कि वो पुनः जो है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एपीआर दे सकते हैं जब वो 2013 में जाएंगे। हमें एडेड एडवांटेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 2013 के बच्चों को इससे डिसएडवांटेज मिलेगा, नंबर 1, और हमें लेवल प्लेइंग सिचुएशन देना चाहिए। तो 2012 के बच्चों के अतिरिक्त जो एडवांटेज देके 2013 में जो लाया जा रहा है उसके हमें जो है विशेष जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। और लास्टली जो मैं कहना चाहूंगा कि लॉजिस्टिक ऑफ कंडक्टिंग सच ए ह्यूज वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, करीब 12 लाख से ऊपर बच्चे इसमें अपीयर होंगे, क्योंकि अभी तक 5 लाख बच्चे केवल जेई के लिए अपीयर हो रहे थे। अब 12 लाख के बच्चों की एक इतनी बड़ी एग्जाम्स थ्रू आउट द लेंथ और ब्रेथ ऑफ कंट्री में उसको कंडक्ट कराना, जिसमें हम अनफेयर प्रैक्टिसेस की बात हम देख रहे हैं, तो ये संभावना से हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि इसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम किस प्रकार रोके। यद्यपि लॉजिस्टिक आपके देंगे सीबीएसई, पर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एट प्लेसेस जहां पर अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है बहुत सारे होते रहते हैं, हमें इसमें तो लॉजिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। कई सारी समस्याएं आप इसमें देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बात करते हैं, हम 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, किशोर नायर और मुकुंद माधव। 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे और मुकुंद आपसे भी। मुकुंद, पहला सवाल आपसे कि जो ये सारी बातें हो रही हैं कितनी प्रैक्टिकल लग रही हैं आपको, जो चेंजेस लाए गए हैं? इसमें से काफ़ी चेंजेस मुझे बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहे। सबसे पहली बात ये कि एक एग्ज़ाम जो लोग कह रहे हैं स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन था कि अगर जेई खराब हो जाए तो AIEEE या फिर स्टेट एग्जामिनेशंस देकर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता था, चाहे IIT में ना हो पर NITs और बाकी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में उसका एडमिशन हो सकता था। अब ऐसा हो जाएगा कि एक डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी और स्ट्रेस लोगों पे और बढ़ेगा। एक एग्जाम में उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर या फिर एक और साल रुके या फिर उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। और ऐसा सिस्टम जहां तक कि मुझे पता है चाइना में है, और बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती, बहुत सारी अनफेयर तो नहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस वहां पे होती हैं। लोग जिस दिन वो एग्जाम होता है उस दिन लोगों का सब काम धाम बंद हो जाता है। डॉक्टर्स लड़कियों को दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनके उस दिन वो हेल्दी रहें, और इस सब टाइप की चीज़ें मुझे लगता है कि अगर हम एक ही एग्जाम पे अपना सारा स्ट्रेस डालेंगे तो फिर यहाँ पे भी यही सब चीज़ें होंगी। तो जो मेन इन लोग का प्रेमाइस है कि ये स्ट्रेस कम करेगा, मुझे तो यही गलत लगता है, और इसलिए मेरे ख्याल से एक एग्जाम खाली रखना सही नहीं है। जी किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, इतना स्ट्रेस जो स्कूलिंग पर दी जा रही है कि हाँ 12th में अटेंडेंस होनी चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए और इसका मार्क्स हम ऐड करेंगे, क्या ये जरूरी लगता है आपको? नहीं, आई मीन 12th का जो मार्क्स जो है ना, आई पर्सनली फील कि वो एज अ स्क्रीनिंग ही रखनी चाहिए। इट शुडंट अफेक्ट द एक्चुअल रैंकिंग। मतलब अभी पहले एक स्पीकर ने बताया था कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि it will increase the attendance of the students, it will bring in right attitude of the students, मतलब that was the presumption, और reduce stress. Now point ये है कि attendance अभी कम क्यों है? मैं अभी मेरा फ्रेंड से पूछा, मेरा काफी फ्रेंड्स है जो अभी IIT में है, मतलब उन लोग 11th और 12th में कभी स्कूल गए ही नहीं है, बिकॉज वहाँ का द मैल प्रैक्टिसेस की वजह से विदाउट गोइंग टू स्कूल दे वर गिवन फुल अटेंडेंस। मतलब इफ दैट इज अफेक्टेड ना, पीपल विल ऑटोमेटिकली गो टू स्कूल
एंड मतलब I mean, the performance will automatically improve. ये ऐसा स्टेप रखने का जरूरत नहीं है. मेन प्रॉब्लम ये कि अगर देख रहे तो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, यू वांट वेरी गुड कॉन्सेप्चुअली गुड इंजीनियर्स. मतलब तो सो इफ यू लुक एट द बोर्ड एग्जाम, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स. मतलब इवैल्यूएशन में ही 3 प्रॉब्लम्स है. एक तो इवैल्यूएशन का सब्जेक्टिविटी, एक तो इवैल्यूएशन का इफेक्टिवनेस, और तीसरा है कि स्क्रूटनी, मतलब द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन. इफेक्टिवनेस पे अगर देख रहे तो आई कैन गिव मेरा एक खुद का एग्जांपल. मतलब मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन 10th में काफी रट के मग के आई गॉट मोर मार्क्स देन जिनको हिंदी पता है. तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस बोर्ड एग्जाम इवैल्यूएशन इटसेल्फ. मतलब वो काफी फ्लॉज है, वो एड्रेस करनी चाहिए. मतलब जो अभी का सिस्टम कर रहा है, एंड वी आर रिमूविंग दैट एंड पुटिंग समथिंग विच इज एन एडिशनल बर्डन. अब ये मेरे को नहीं लग रहा है सही है एंड फीजिबल भी है. इट शुडंट बी मोर देन एनीथिंग मोर देन अ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, मतलब इन माय ओपिनियन. आगे देखेंगे कि कोटा के छात्र क्या कह रहे हैं. जिस तरह से हमारे साथ जो ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक नहीं लग रहे हैं सब देख के. लेकिन प्रोफेसर साही, आपसे जानना चाहिए, कहीं ना कहीं जो ये बात स्ट्रेस की बात कही गई है वो वर्क करती नजर नहीं आ रही. कोई नहीं कह रहा कि स्ट्रेस कम हो जाएगा, सिर्फ एक चांस मिलेगा, वो ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाने वाला है. जी हाँ, स्ट्रेस डेफिनेटली बढ़ेगा. एक तो एक चांस की बात हुई, दूसरा आप उस बच्चे को देखिए जो AIEEE एग्जाम लिख रहा है, जिसने सोचा था कि मुझे IIT का एग्जाम नहीं लिखना, अभी वो 3 घंटे का एग्जाम लिखता था. अब उस स्टूडेंट को 6 घंटे का एग्जाम लिखना पड़ेगा. उसे सुबह और दोपहर दोनों सेशन में एग्जाम लिखना पड़ेगा. और ये स्टूडेंट्स की संख्या 12 लाख थी, IIT में बैठने वालों की संख्या 5 लाख थी. तो फिर डेफिनेटली उन 12 लाख बच्चों पे तो स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो कहीं पे स्ट्रेस तो मेरे ख्याल से इससे बिल्कुल कम नहीं होगा, कोचिंग कम नहीं होगी. स्कूल में बोलने की बात बोल रहे हो सकता है स्कूल लोग, पर उसको भी लोग वेज विल कम आउट कि कैसे इससे तोड़ा जाए. तो कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव जिससे लेके चले थे वो पूरा नहीं हो रहा. तो इसका पूरा मतलब है कि ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल पूरी तरह से बेकार है जो हुआ है अभी. जी हाँ, मेरे को तो जब ये फाइनल रिजल्ट, क्योंकि देखिए इसमें एक चीज और कही गई थी हमें, बड़ी क्लियरली बुला के बोला गया था कि जो सेकंड एग्जाम है वो IIT पूरा अपने आप कंडक्ट करेगी, ऑल डिटेल्स विल बी लेफ्ट टू IIT. पर उसके बाद हमें क्या बताया गया, ये आपको सेकंड एग्जाम उसी दिन लेना है और ये MCQ होगा, इसमें सबकी कॉपियां जचेंगी. हम लोग जो स्क्रीनिंग चाह रहे थे उसमें चाह रहे थे कि सिर्फ जो 50,000 या 1 लाख बच्चे आए वो किसी अलग दिन आए, हम उनका सब्जेक्टिव या जैसा हम चाहें मे भी ऑब्जेक्टिव लें, 4 या 6 घंटे का एग्जाम लें, उसके बेस पे अपनी मेरिट लिस्ट बनाएं. मतलब तो ये स्क्रीनिंग का यही मतलब होता है. अब इन्होंने क्या किया, सभी बच्चे सारा एग्जाम लिखेंगे, पूरे 12 लाख लोग दोनों एग्जाम लिखेंगे, तो स्क्रीनिंग क्या हुई. देखिए IAS का भी एग्जाम होता है, मेन एग्जाम सब लोग लेते हैं, 1 महीने बाद सेकंड एग्जाम लिया जाता है, या प्रीलिम सब लोग लेते हैं और मेन में कम लोग लेते हैं. बिल्कुल. तो तब स्ट्रेस कम होता है. और अगर कोचिंग की भी बात कर रहे हैं तो कोचिंग का इन्फ्लुएंस भी तब कम होगा जब अगर सेकंड एग्जाम 50,000 बच्चे ले रहे हैं तो फिर उन 50,000 बच्चों के लिए कोचिंग नहीं चल सकती. कोचिंग के लिए संख्या चाहिए. और कोचिंग का इन्फ्लुएंस तब कम हुआ था जब IIT में ऐसा सिस्टम था ड्यूअल एग्जाम का. पर इस तरह से तो कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, स्ट्रेस भी बढ़ा है और कहां हम पहुंच रहे हैं. अब देखिए IIT के लिए एक दिक्कत और बढ़ गई है, एक केवल 3 घंटे के एग्जाम के बेसिस पे हमें सबको रैंक देना पड़ेगा. अब इस 3 घंटे के एग्जाम में मान लीजिए 100 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो पूरा 2 साल का पाठ्यक्रम जो हम पूछते हैं, अब हमें 1 घंटे में फिजिक्स का 2 साल का पाठ्यक्रम पूछना पड़ेगा, 1 घंटे में केमिस्ट्री का, 1 घंटे में मैथ्स का. और अगर हमें ये 100 नंबर हुए तो 300 नंबर में से ये सब प्रश्न हुए, तो हमारी रैंकिंग वाले बच्चों के अगर 150 से 250 के बीच में नंबर है तो एक एक अंक पे कम से कम 80-80, 100 बच्चे होंगे. तो उनका टाई ब्रेक हम कैसे करेंगे. और ये लॉजिस्टिक्स इशू के कारण हमने कहा था कि आपने जो भी सिस्टम बनाया है हमें 2014 से इंप्लीमेंट करने दीजिए, पर वो बात नहीं सुनी गई. सभी सीनेट्स ने, IIT के जो मेन एकेडमिक बॉडीज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था, 5 आउट ऑफ 7 सीनेट्स ने कहा था कि ये एग्जाम आप 2014 से आप सारे रूल्स बना दीजिए और 2014 से कीजिए, लेटेस्ट वर्कआउट लॉजिस्टिक्स. अभी गांगुली साहब ने भी यही बात कही पर नहीं सुनी गई है. आनंद कुमार के पास चलते हैं. आनंद कुमार, आप लगातार देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या माने कि कपिल सिब्बल की जिद है, शायद जल्दबाजी कर दी है उन्होंने. देखिए, हमारी जो भी बातें हैं वो किसी थ्योरी पर आधारित नहीं है बल्कि अनुभव जनित है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्दीबाजी तो है ही और एकदम प्रैक्टिकल भी नहीं है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. इससे कोचिंग
की और बढ़ोतरी होगी। अब तो बच्चे 3-3 तरह के कोचिंग करने लग जाएंगे, एक मेन टेस्ट के लिए, एक +2 में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए और एक एडवांस टेस्ट के लिए। जब तक हमारे गांव के गवर्नमेंट के स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और ये सब करने से बहुत लाभ मिलने वाला निकट भविष्य में हमारे समझ से कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव है। इससे गरीब बच्चों का बड़ा बुरा होगा, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो पैसे देके हर तरह का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे +2 का टेस्ट हो या किसी तरह का टेस्ट हो, वो चले जाएंगे। अब एम्स की परीक्षा के लिए एक ही पेपर बच्चों को देना है, IIM के लिए भी एक पेपर को देना, तो IIT में इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है, मैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा हूं। जी, जेसी चौधरी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आनंद बता रहे हैं कि इससे कोचिंग और बढ़ेगा, यानी कि और भी ब्रांचेस इसमें हो जाएंगे, 12th के लिए अलग कोचिंग हो जाएगी, एडवांस के लिए अलग कोचिंग हो जाएगी, किसी और चीज के लिए अलग कोचिंग हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होगा। मुझे तो बच्चों की अवस्था पर वास्तव में तरस आ रहा है, क्योंकि बच्चा ही सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टेड है। पेरेंट्स का तो एक फाइनेंशियल लॉस है, बच्चे का तो हर तरह से ही प्रेशर है। अब कंपटीशन पहले से ज्यादा हो गया है। अब बच्चे ने 12 लाख स्टूडेंट्स में compete करना है। पहले वो कम बच्चों में compete करता था, प्रेशर हो गया। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि मेरा बेटा इसमें निकल के जाए। तो ऑब्वियस बात है कि जो बोर्ड के पेपर हैं उसके लिए अलग, जैसे हम मैं अपनी बताता हूँ, जिस दिन से पता लगा है कि बोर्ड की वेटेज दी जाएगी, हमारा बोर्ड का स्टडी मटेरियल तैयार हो गया। इट इज रेडी विद अस, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। यही तो समस्या है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि अब बोर्ड के लिए भी कोचिंग होने लगेगी। डॉक्टर सेठ, आप क्या बोलती हैं? जिस तरह से मुकुंद भी बता रहे थे, मुकुंद माधव जो यहाँ पर बैठे हमारे साथ, वो भी बता रहे थे कि लोग 2-2 साल कई बार क्लास ही नहीं करते, रास्ते ढूंढ लेते हैं कि उनको स्कूल ना जाना पड़े, मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं कि बच्चे कोचिंग ना लें, बिकॉज फिर क्या होता है, वो क्लास में अटेंटिव नहीं होते और ध्यान इधर उधर बढ़ता जाता है। सो भी रहे होते हैं बेचारे, इतने काम कर रहे होते हैं। सोते तो नहीं है, बहुत एक्टिव होते हैं, बट ऐसी बातों में फिर उलझ जाते हैं जहाँ पे पढ़ाई पे नहीं, लेकिन और कई चीज बातों पे ध्यान आने लगता है, तो वो फिर डिसिप्लिन का मामला भी बन जाता है कई बार। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम फोकस लूज कर रहे हैं। और आप देखिए, एक बात और मैं कहना चाह रही थी जब मैं सुन रही थी प्रोफेसर साहब को, कि एक एंजाइटी ये भी है कि ये जो एडमिशन टेस्ट, ये जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो बनाया जा रहा है, ये कौन बना रहे हैं? ये JEE जो बना रहे हैं, इनका स्टैंडर्ड काफी हाई होगा। आपको याद होगा 2005 में जब DC का एग्जाम खत्म कर दिया था, तो काफी बच्चों को ये महसूस हुआ था कि हमें और भी दिक्कत आई है ये पास करने के लिए, क्योंकि AIEEE का स्टैंडर्ड हाई था। अब AIEEE से और स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं IIT वाले, क्योंकि दे आर द वंस हु आर मेकिंग द पेपर। तो ये और भी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और 3 तरफ से आप बच्चे को प्रेशर डाल रहे हैं। आई डोंट नो वेयर, कहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं प्रेशर? हर तरफ से मुझे तो एंजाइटी नजर आ रही है बच्चों के लिए। जुबिन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर सेठ भी बता रही हैं कि लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे इसमें पूरे सिस्टम, अगर हम HRD मिनिस्ट्री की भी बात करें, जो स्कूल पे इतना जोर डाल रहे हैं, या फिर पेरेंट्स की भी बात करें, वो चाहते हैं कि बच्चा उनका डांस में भी अव्वल आए, स्पोर्ट्स में भी बढ़िया करे, सब जगह बिल्कुल नंबर 1 हो जाए, कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी जरूर है इसमें। जरूर है। देखिए, एज अ पेरेंट एक नेचुरल आपकी एक चाह है कि आपका बच्चा एक्सेल करे, और मालूम नहीं किस एरिया में एक्सेल करे, तो इनफैक्ट यू विल इनकरेज कि आपका चाइल्ड अलग अलग चीजें ट्राई करे, उसमें पार्टिसिपेट करे। और इनफैक्ट जो मैं समझ रहा हूं जो होएगा, there will in fact be a drop off in the number of people who attempt engineering, at least from rural areas, from city centers. वो क्यों? आप कोप नहीं कर पाएंगे। इतने बच्चे आजकल हम मिलते हैं, 11वीं में तो पूरे जोश के साथ चलिए इंजीनियरिंग लेंगे, PCM लेंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, 6 महीने में छोड़ दिया, क्योंकि कोप अप नहीं किया जा रहा है। ऑटोमेटिकली जब ये आप दोनों पे ही इक्वल वेटेज देंगे, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल मूव अवे फ्रॉम इट, कि ये हमसे नहीं सहा जा रहा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है। नेट में क्या होगा, शायद जो बहुत अच्छे इंजीनियरिंग केपेबल स्टूडेंट्स हैं, वो भी शायद इंजीनियरिंग में ना जाएं।
is one of the possibilities that will clearly happen. और जिस तरह से 10th या 12th के जब एग्जाम रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल वो फोन लाइन 10th पे में तो अब- सुसाइड के नहीं, बारे में वो- काउंसलिंग की जाती है, इस तरह की चीजें भी बढ़ जाएंगी। बढ़ सकती हैं, पर हम एक तरफ से देखिए, हम 10th में हमने बोर्ड हटाई दिया है, वहां हम बच्चों को कह रहे हैं कि प्लीज स्ट्रेस मत दीजिए, इनको कंपटीशन से दूर रखिए। पर 11वीं और 12वीं में तो 11वीं और 12वीं में तो आप उनको से स्ट्रेस से दूर रखते हैं, सीधा 12वीं साल उनको से पूरा शेर के लाद मुंह में देते घुसेड़ हैं। दे रहे हैं। तो क्या सोच है, क्या राय है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लग रहा है मेरे को तो। कंफ्यूजिंग लग रहा है। मुकुंद, ब्रेक पर जाने के पहले एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर कंफ्यूजन की बात हो रही है, आपसे भी वही सवाल करना चाहूंगी। ये कहीं ना कहीं सबकी हिपोक्रेसी तो नहीं है कि सब कुछ एक्सपेक्ट करना एक शख्स से, एक बच्चे से जो कि 12वीं का एग्जाम दे रहा है, उसको इंजीनियर भी बनना है, उसको ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी भी बनना है, ये भी बनना है, वो भी बनना है, बहुत जरूर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। बात तो सही है आपकी, और मुझे नहीं लगता कि ये इस सब का एक सॉल्यूशन एक ही एग्जाम से है। अगर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्ट्रेस की है, ऑलराउंडर बनने की है, करेक्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करने की है, तो मिनिस्ट्री को इन सब चीज़ों को अपने अपने तरीके से टैकल करना चाहिए। जैसे स्कूल्स की प्रॉब्लम है, वो स्कूल्स को इम्प्रूव करें जिससे कि अटेंडेंस बढ़े, और एग्जाम्स की प्रॉब्लम है तो फिर जैसा कि बहुत मेरे ख्याल से करीब करीब सभी लोगों का यहाँ मानना है कि एक एग्जाम सही नहीं है, तो बजाय एक शॉर्टकट सोल्यूशन ढूंढने के अगर थोड़ा हर एक प्रॉब्लम को अपने तरह से डील किया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही होगा। जी, आगे चर्चा हम जारी रखेंगे कि क्या स्कूल ओवरहॉलिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई और कोटा में क्या कह रहे हैं छात्र। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वन नेशन वन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, और इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आगे चर्चा बढ़ाने से पहले देखते हैं कि कोटा में छात्र क्या कह रहे हैं। आईआईटी में दाखिले के नियमों में बदलाव से कोटा में खलबली है। ज्यादातर छात्रों के मुताबिक बोर्ड परीक्षा के अंकों को आईआईटी प्रवेश का आधार बनाने से उनकी बरसों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ओवरऑल बर्डन ऑब्वियसली ज्यादा पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आईआईटी के लिए, एप्टीट्यूड, काफी प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। किसी बोर्ड में 60% लाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी में 95% आसानी से आ जाते हैं। तो हर बोर्ड के लिए अलग अलग एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, क्योंकि हर बोर्ड को एक ही लेवल पे अगर जो परखा जाएगा तो अच्छा नहीं है। छात्र इस बदलाव को नाइंसाफी मानते हैं। पिछले एक दशक में आईआईटी परीक्षा का पैटर्न 3 बार बदला जा चुका है। कोटा में पढ़ा रहे टीचरों की दलील है कि जल्दी जल्दी बदलाव से छात्र गुमराह होते हैं। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन साफ और पारदर्शी तरीके से इम्तिहान कराए जाने पर हमेशा सवाल उठ सकते हैं। बोर्ड के इम्तिहानों को 40% वेटेज देना ठीक नहीं है, इससे कुछ छात्रों को नुकसान हो सकता है। सम स्टूडेंट्स। नया पैटर्न कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा धक्का है। हर साल आईआईटी में करीब 30% सफल विद्यार्थी कोटा के कोचिंग संस्थानों से निकलते हैं, लेकिन इस बार ये तादाद घटी है। इस बार आईआईटी मेरिट लिस्ट के टॉप 10 में सिर्फ एक विद्यार्थी कोटा से रहा है। छात्रों के नतीजों में आ रही गिरावट और व्यवसाय की मंदी से यहाँ कोचिंग सेंटर अब घबराए हुए हैं और उन्हें डर सता रहा है कि इम्तिहान की नई प्रणाली से कोटा का आईआईटी उम्मीदवारों का मक्का होने का मुकाम जल्द ही खतरे में पड़ सकता है। कोटा से राजन महान, एनडीटीवी इंडिया। जेसी चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, बार बार कोचिंग पे सवाल उठते हैं। एक की जो आर्थिक रूप से कमजोर है छात्र, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है और इससे फिर अब 12th के लिए भी कोचिंग की बात शुरू होगी। दूसरा ये कि जिस तरह से स्कूलों में कामकाज चलता है वो एग्जाम के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए काफी नहीं है, तो एक तरह से कोचिंग की जरूरत भी बताई जाती है, दूसरी तरफ से उसे बुरा भी कहा जाता है। कितना सहमत है आप इससे? कोचिंग एक बहुत अच्छी चीज है। आईएएस के अंदर कोचिंग होती है, सीए एग्जाम की होती है, जुडिशरी का हर एग्जाम में बाकायदा कोचिंग, इवन प्रिपरेटरी स्कूल की भी कोचिंग होती है। जो बच्चे 2.5 साल के उनके लिए भी कोचिंग शुरू हो गई है। तो कोचिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि सब्स्टिट्यूट है फॉर द डेफिशिएंसीज एट द अदर प्लेस। अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो कोचिंग सेंटर अपने आप बंद हो जाएंगे, वाइंड अप हो जाएंगे। अगर वहां कहीं कोई कमी रहती है उसी वजह से ये पनप रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कोचिंग भी कराते हैं वो भी डे एंड नाइट टीचर ही हैं, सारा दिन पढ़ते ही हैं, मेहनत करते हैं और बेस्ट हार्ड वर्क करके दे ट्राई टू ग्रूम द चाइल्ड। और डेफिनेटली जो ये सिस्टम बना है, इससे मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर
सर्टेनली प्रेशर पड़ेगा और बोर्ड में 12th का सिलेबस आएगा तो बच्चे 11वीं का सिलेबस टोटल इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब IIT का टेस्ट आएगा, उनका एडवांस टेस्ट होगा, 11वीं भी होगा और 11वीं स्कूल में 0 हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के जो टेस्ट पेपर आप जो कह रहे हैं उसका ये मतलब है कि बेसिकली जो कोचिंग है वो मल्टीविटामिन की टैबलेट है जो जरूरी है, ऑब्वियसली जिनको चाहिए। अशोक गांगुली के पास जाना चाहेंगे। स्कूल का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो दोषी है, इस तरह से कोचिंग जो हर तरफ कोचिंग नजर आ रहा है, लेकिन स्कूल के सिस्टम को टैकल करने के पहले एग्जाम के सिस्टम को टैकल किया गया है, कितना सही है ये? देखिए, तो इसमें दो चीज बात है कि परिवर्तन तो आवश्यकता है कि IIT के एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में परिवर्तन हो या ना हो, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं और अभी भी जो हम एग्जाम्स हम कंडक्ट कराते हैं IIT का, वो हमारे 20वीं सदी के माइंडसेट पर जो है वो अभी भी आधारित है। तो परिवर्तन तो आवश्यकता है। पर इसमें दो बातें हैं, मैं बिल्कुल आनंद कुमार से सहमत हूं। इसमें आवश्यकता एक बात की है, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, जो हमारे एडेड स्कूल हैं, वहां पर किस प्रकार क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हो, ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम पूरी तरह सहमत हैं, किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोटा को क्या फर्क पड़ेगा या हैदराबाद को क्या फर्क पड़ेगा और इसके आधार पर हमारे IIT या ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आधारित हो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अवश्य नेक्सस है और ये नेक्सस जो है एक सीमित है, एक क्षेत्रीय सीमित है कि जहां पर बच्चे जो हमारे स्कूलों में नहीं आते हैं और उसके बावजूद भी वो जो है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में एज ए रेगुलर कैंडिडेट वो जो है अपीयर हो जाते हैं और मार्क्स भी ला रहे हैं। इसमें रोक की आवश्यकता है ताकि बच्चे अपनी स्कूलिंग को पूरा करें। उसमें अटेंडेंस भी हम तो ये चाहेंगे कि इसमें ये भी हो, प्रिंसिपल सर्टिफाई करेगा कि इसने एटलीस्ट 75% अटेंडेंस को जो पूरा किया है क्लास 11th और 12th में। तो इस नेक्सस को हमें तोड़ना पड़ेगा। पर मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि एक अगर हमारी परीक्षा व्यवस्था होती है इससे बच्चों का स्ट्रेस बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अपने टेन्योर में देखा चुका हूं कि उस पीरियड में, मई और जून के पीरियड में क्लास 12 के बच्चे जो है 10 से 12 इन सच एग्जामिनेशन में अपीयर होते हुए मैंने देखा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भागते हुए मैंने देखा है। तो ये एक स्थिति अच्छी नहीं रही। एक एग्जाम हमारे लिए निश्चित ही फायदेमंद होगा। पर दूसरी चीज में मैं कहना चाहूंगा कि ज्वाइंट एंट्रेंस जेई का जो एडवांस रखा गया है उसको सेपरेट करने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि 10 लाख, 12 लाख के 14 लाख के बच्चों का बोर्ड जेई मेंस और जेई एडवांस एक साथ होना इसका कोई तात्पर्य नहीं रखता है। हम जेई एडवांस को एक अलग से कर सकते हैं, उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको हम अलग से जो है एग्जाम्स की व्यवस्था कर सकते हैं। इसकी लॉजिस्टिक्स में भी जो है, इसको मैनेज करने में भी जो है सार्थकता होगी, संभव होगा। पर हमें लगता है कि ये जो परिवर्तन है ये एक आवश्यकता है। अगर क्लास 12 के मार्क्स, मैं तो क्लास 10 के मार्क्स को भी जोड़ने की बात कह रहा हूं, किंतु ये इसलिए संभव नहीं है कि क्लास 10 के हमने जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को बंद कर दिया है। तो क्लास 12 के मार्क्स को ऐड करने की आवश्यकता है। इससे निश्चय ही हमारे वो बच्चे जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, जो हमारे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, किंतु वो कोचिंग ना होने के कारण वो जो है वो आपका जो है जेई में वो जो है अपीयर नहीं हो पाते हैं। जी, यहाँ पर आनंद कुमार से पूछना चाहेंगे, आप सरकारी स्कूल की भी बात कर रहे हैं, रूरल बैकग्राउंड की भी बात कर रहे हैं। आनंद कुमार, आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में कि सरकारी स्कूलों की जब बात हो रही है, स्कूल सिस्टम सुधारने की बात हो रही है, अभी 2013 से ये शुरू हो जाएगा जो चेंज लाए गए हैं, ऐसे में कितना वक्त लगेगा सरकारी स्कूलों को एट पार लाने में? सच पूछा जाए तो अभी पिछले कुछ साल पहले जो IIT ने चेंज लाया था कि अब किसी विद्यार्थी को 2 ही बार मौका दिया जाएगा IIT में अपीयर होने के लिए, और ये कहा गया था कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अवेयर कहाँ हैं? उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके माता पिता खेत में काम करते हैं, वो कहाँ से जान रहे हैं कि IIT में क्या तब्दीलियां आई और कैसे हुआ? मात्र ही 2 मौका है और IIT में ग्रामीण बच्चों की संख्या घटी है। इससे अगले साल जो परीक्षा होगी उससे बच्चे तो अवेयर ही नहीं हो पाएंगे, उनको तो जानकारी नहीं मिल पाएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट की कैसे तैयारी की जाए, एडवांस टेस्ट क्या है, क्या पूछा जाएगा, 12th में अच्छा कैसे किया जाए, ये एकदम थोप देने जैसी बात है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जो प्लान किया गया है टेस्ट का, उससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत ही घाटा है और कोचिंग व्यवसाय को बहुत ही फायदा है। जी, प्रोफेसर सांगी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आनंद कुमार कह रहे हैं काफी हद तक ये बात सही है?
जी हाँ, आनंद कुमार की बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि एक एग्जाम इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो गांगुली साहब ने कही कि सभी एग्जाम एक हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैला रहे हैं। क्योंकि जो एग्जाम सब एक, केवल आपने अभी क्या है AIEEE और JEE इनको मिला के एक कर दिया है, पर आपके जो बिटसेट और रांची का एग्जाम और ये सब एग्जाम्स हैं, वो तो VIT का एग्जाम है, वो सब तो रहेंगे। तो आपने X+1 को X कर दिया है, X को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि सिर्फ एक एग्जाम रह जाएगा, वो भी नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूंगा वो भी नहीं होगा। लेकिन जो बार बार एक बात आ रही है, जो नारायण मूर्ति ने कुछ दिन पहले कही थी कि कोचिंग के कारण बच्चे आ रहे हैं और इस कारण से आ रहे हैं, सिर्फ 20% अच्छा, बाकी 80% का क्वालिटी बहुत खराब है, तो क्या बच्चे कोप कर पाते हैं? नहीं, उसमें देखिए हम भी चाहते थे चेंज आए एग्जाम सिस्टम में, और जैसा कि गांगुली साहब ने कहा कि हम चाहते सेकंड एग्जाम जो हम ले या एक सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो। पहले भी मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के कारण हमें इसको ऑब्जेक्टिव टाइप करना पड़ा था, हम सब्जेक्टिव टाइप लेते थे, पर प्रेशर मिनिस्ट्री का आया, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप किया। तो अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जुबिन, आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, ये सारी डिस्कशन आप सुन रहे हैं और आपके पास माँ बाप भी आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे, कुल मिलाकर इसमें यहाँ पर फायदा आपको कितना नजर आ रहा है परसेंटेज में अगर देखें, और नुकसान कितना नजर आ रहा है? 90-10, 90% नुकसान है, शायद 10% फायदा है। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे प्रोफेसर ने भी कहा, आपके नंबर ऑफ एग्जाम्स अगले 2-3 साल में तो रिड्यूस नहीं होंगे। आज अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नॉन प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी वो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कर सकती है, आप वो तो नहीं बंद कर सकते। तो आपके नंबर ऑफ, और आज देखा जाए तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटें शायद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटों से ज्यादा हो गई हैं। तो आप इसको तो रोक नहीं पाएंगे। आप क्या, आज जो पड़ा है, 3 शायद स्टेट्स ने सहमत दी है कि इसमें जुड़ेंगे, बाकी राज्यों का क्या? तो भाग दौड़, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत है और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपने एक स्टूडेंट के लिए इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। आपको डॉक्टर सेठ एक सेंटेंस में अगर आपसे पूछें कि आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, बिल्कुल एक सेंटेंस में, तो क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगी, जो भी तैयारी करनी है कोचिंग क्लासेस में मत जाइए, स्कूल के एग्जाम पे कंसंट्रेट करिए, CBSE के एग्जाम पे। ये अच्छी बात है कि अब उसका और महत्व बढ़ गया है, और रिलैक्स रहना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रेस मत लीजिए, फोकस करके डिसाइड करिए किस लेवल पे आप, वेदर यू वांट टू अटेंड मतलब IIT के लिए अपेयर करना चाहते हैं या बिट्स के लिए। बैकअप प्लान तो होता ही है, बैकअप प्लान होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी सलाह आप दे रही है वो ये कि रिलैक्स रहिए, फोकस रहिए। तो कुल मिलाकर जो भी होगा आगे देखा जाएगा, बदलाव तो हो चुके हैं, लेकिन फोकस रहना जरूरी है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और चलते चलते देखते हैं आज कोलकाता की कुछ तस्वीरें। Right now, we're in the jungle, baby. That's right.